Hello and very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start the second part, which is the final part of the chapter A Truly Beautiful Mind. पार्ट 1 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जो बेसिक एजुकेशन थी उसको उन्होंने हासिल किया और किस तरीके से फिर वो यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी पहली बीवी से मिले। और आपने जाना उस पार्ट के अंदर कि पहली बीवी से उनका जल्दी ही तलाक हो गया और जिस साल तलाक हुआ उसी साल उन्होंने अपनी कज़न के साथ शादी कर ली। आइए अब आगे जानते हैं क्या होता है। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to the world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. आइंस्टाइन की ज़िंदगी का जो पर्सनल चैप्टर है उनके वर्ल्ड फेम मिलने का, वो एक कोइंसिडेंट बन जाता है एक घटना के साथ में। होता क्या है कि 1915 के अंदर उन्होंने अपनी एक थियरी पब्लिश करवाई थी, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि ग्रेविटी को एक नए तरीके से इंटरप्रेट करती थी। उसके बाद क्या होता है कि 1919 के अंदर एक सोलर एक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण लगता है, और उसके अंदर जो चीज़ें बताई गई थी, यानी कि जो घटनाएं हुई थी, वो सारी थियरी ऑफ रिलेटिविटी से मिलती जुलती थी। यानी कि 4 साल पहले ही एडवांस में जो साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने उन घटनाओं को पहले ही एडवांस में कैलकुलेट कर लिया था। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि किस एक्सटेंट तक जो लाइट है फिक्स स्टार्स की, वो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड से डिफ्लेक्ट कर दी जाएगी। अब न्यूज़पेपर्स ने उनके इस वर्क को साइंटिफिक रेवोल्यूशन के तौर पर नाम देना शुरू कर दिया। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. अब इस घटना के बाद में 1921 में उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया और सब जगह उनको बुलाया जाने लगा, उनका बहुत मान सम्मान होने लगा। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. 5 years later, the discovery of nuclear fusion in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. अब क्या होता है कि जब नाजी लोग 1933 के अंदर जर्मनी में पावर में आए तो आइंस्टाइन जर्मनी छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। 5 साल के बाद में बर्लिन में न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज की गई और इससे जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे उनके अंदर एक रोष पैदा हो गया। उनमें से बहुत लोग फासिज्म से बचने के लिए भाग गए, जैसे कि आइंस्टाइन आ गए थे, और वह बहुत डरे हुए थे कि अब नाजी, वो मतलब बहुत डरे हुए थे कि जो नाजी लोग हैं वो अब एटम बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on August 2, 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole part, together with some of the surrounding territory. His words did not fail to have an impact. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. एक कलीग के कहने पर उन्होंने उस समय के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा 1939 में, जिसके अंदर ये कहा गया था कि इस तरह का जो बॉम्ब है, सिंगल बॉम्ब, वो पूरे पोर्ट को बर्बाद कर सकता है और साथ ही उसके आसपास का जो इलाका है उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। उनका जो पत्र था वो ज़ाया नहीं गया। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इस बात को सीरियसली लिया और एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत एटम बॉम्ब को बनाया गया और 1945 के अंदर जापान की 2 सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पर उसको गिरा दिया गया। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the United Nations. In it he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this was made no impact, but over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms building up, and using his popularity to campaign for peace and democracy.
आइंस्टाइन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हुए जब उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी के डिस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा, और इस समय उन्होंने एक लंबा और ऑफिशियल लेटर यूनाइटेड नेशंस को लिखा जिसमें कि इन्होंने इस चीज़ की वकालत की थी कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाया जाए। और जिस तरीके से रूजवेल्ट को लिखे हुए लेटर का इम्पैक्ट हुआ था उस तरीके से इस लेटर का इम्पैक्ट नहीं हुआ, और अगले दशक तक यानी कि अगले 10 सालों तक आइंस्टाइन पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल किया डेमोक्रेसी को प्रोपेगेट करने में, और हथियारों को बनाने के लिए उन्होंने प्रतिबंध की डिमांड की। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific genius। और 1955 के अंदर 76 साल की उम्र में जब उनकी डेथ हुई तो आइंस्टाइन को दुनिया का एक विजनरी, एक वर्ल्ड सिटीजन और एक साइंटिफिक जीनियस साइंटिस्ट माना गया। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द रिनाउंड साइंटिस्ट Albert Einstein, and I hope you have learned so many things from his a short life journey which we have studied through this chapter. Till then, thank you very much. I will be meeting with you in our next video with new chapter.